देखो इस लेक्चर में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन के बारे में। देखो बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। साथ में कौन कौन से किस टाइप का वेरिएशन यहाँ पर हो सकता है वो भी हम देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ताकि आपको वेराइटी पता चले कि किस किस टाइप के केस यहाँ से बन सकते हैं। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन आपको अभी कितना आता है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन नेट और गेट दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और गेट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चाहे नेट हो चाहे गेट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार क्वेश्चंस यहां से आ चुके हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहां पर अपन शुरू करते हैं। देखो बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन में बेसिकली जो रिएजेंट अपन लेते हैं वो लेते हैं पर एसिड, है ना। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं इस केस में एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई भी हमने जैसे एल्डिहाइड ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड ले लिया जैसे RC डबल बॉन्ड OH, और यहां पर किसी पर एसिड से रिएक्शन करा दे, पर एसिड जैसे R है ना, CO3H, ये सब आप जानते ही हो, ठीक है। तो पर एसिड से रिएक्शन कराने पर यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट होता है, मतलब एल्डिहाइड के पर एसिड से रिएक्शन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये है ना। पर एसिड क्या है, पर एसिड में अगर बात करें हम तो यहाँ पर एक परऑक्सी लिंकेज होता है। ये जो लिंकेज है इसी को अपन क्या कहते हैं, परऑक्सी लिंकेज करते हैं। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आगे इसके बारे में और भी डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो पर एसिड यहाँ पर हो सकता है, बेसिकली आपको पर एसिड की फॉर्म में MCPBA देखने को मिलता है जनरली क्वेश्चंस में। जब क्वेश्चंस वगैरह आता है तो बेसिकली एरो पर आपको MCPBA देखने को मिलता है। MCPBA का मतलब क्या होता है भाई, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, है ना। इस तरह से इसको लिख सकते हैं अपन, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये इस तरह से। यहाँ पर CO3H और यहाँ पर Cl, है ना, ये होता है MCPBA। अब देखो यहाँ पर अगर अपन ने एल्डिहाइड लिया तो एसिड बनेगा। अगर हम यहाँ पर 1,2-डाइकीटोन ले ले, 1,2-डाइकीटोन जैसे ये केस हो गया, है ना, 1,2-डाइकीटोन हो गया ना, 1,2 पोजीशन पे 2 कीटो ग्रुप है और वही पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, तो यहाँ पर बीच में आपको ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है, और ऐसे केस में प्रोडक्ट बेसिकली ये बनता है। कैसे बनता है ना, मेन चीज क्या ध्यान रखनी है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब 1,2-डाइकीटोन पर एसिड से रिएक्शन कराने पर एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कीटोन यहाँ पर ले, जैसे यहाँ पर मैंने एक जनरल एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, जैसे मान के चलो ये ले लिया, साइक्लिक कीटोन ले लिया, क्लियर है। अब अगर यहाँ पर कीटोन के रिएक्शन में पर एसिड से करा दो साइक्लिक कीटोन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब इधर का बिल्कुल सेम है तो किधर भी इंसर्ट कर दो, क्लियर है। तो ऐसे केस में यहाँ पर लैक्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर साइक्लिक कीटोन आप लेते हो तो लैक्टोन बन जाएगा। ये हो सकता है आप ए साइक्लिक कीटोन लो, एक साइक्लिक कीटोन जैसे हमने ये ले लिया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OPH O और यहाँ पर PH ये ले लिया। अब वही पर एसिड से रिएक्शन करा दी तो ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे केस में यहाँ पर प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलता है ना। मैं बस कुल बेसिक बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आपको अभी कुछ ही देर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ऑक्सीजन को इधर ही इंसर्ट क्यों किया, इधर क्यों इंसर्ट नहीं किया। तो देखो ऑक्सीजन किधर इंसर्ट होगा ये इसकी मैकेनिज्म से आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों ग्रुप में से वो ग्रुप जिसका माइग्रेशन इजीली होता है उधर ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। और बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन में पीएच का माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड CH3 से ज्यादा होता है ना। तो कुल मिलाकर पीएच का माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, जिसका माइग्रेटोरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उधर की तरफ आपको ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। अब ये तो हो गया एक बेसिक सी चीज कि बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन में होता क्या, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले इसकी एक छोटी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर कुछ की पॉइंट में आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। उन की पॉइंट को आप परमानेंट अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर हम ढेर सारी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए बस उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम डिटेल में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चले भाई यहाँ पर शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिज्म ले लेते हैं। तो रिएक्शन तो क्या थी भाई, रिएक्शन यहाँ पर ये हमने ले ली जो है
CH3 C डबल बॉन्ड और पीएच। अभी आपको ये भी पता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पीएच का CH3 से ज्यादा है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में अलग से बात करेंगे अपन कुछ देर में। और यहाँ पर हमने पर एसिड लिया RC डबल बॉन्ड OOH। देखो चूंकि ये एसिड है तो जाहिर सी बात है एसिड का आयनाइजेशन ऐसे हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर H प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। देखो ऑक्सीजन आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी कैसे होती है अभी आपके समझ में आ जाएगा, मैकेनिज्म देखेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगी, मैकेनिज्म इसके अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि रिएक्शन आखिरकार होती कैसे है, मैकेनिज्म क्या होगी। देखो समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर ये H प्लस है, H प्लस है तो इसका प्रोटोनेशन होगा नहीं होगा भाई, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, है ना। प्रोटोनेशन होते हैं ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आते मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये बॉन्ड ब्रेक होते यहां से O माइनस किस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। मैंने एक स्टेप में लिख दिया ये, है ना। तो एक्चुअली यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH पहले प्लस यहां पर ऐसे आएगा ये, उसके बाद फिर इसका अटैक होगा। जब इसका अटैक होगा तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन फिर इससे फिर ऑक्सीजन जुड़ा है ये और फिर इससे जुड़ा है यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और फिर जुड़ा है यहाँ पर R, ऐसे में लिख सकता हूं। अब एक्चुअली क्या होगा, देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, फाइनली ये बन गया। मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, ये केस बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान देना, एक्चुअली क्या होगा, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे माइग्रेट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो रही है, वैलेंसी 5 हो जाएगी ना। तो 5 वैलेंसी होते क्या होगा कि इन दोनों ग्रुप में से जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस ग्रुप का माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने बताया कि पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पीएच यहां से शिफ्ट होकर इस कार्बन पर, इस ऑक्सीजन पर जाएगा। आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि ये इसी ऑक्सीजन पर क्यों गया, ये इस ऑक्सीजन पर क्यों नहीं गया, ऐसा आप सोच सकते हो। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर बता देता। देखो आपको पता है ये इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और इसके साथ डीलोकेलाइज है ना। तो यहां पर मैं आपको अलग से बता रहा हूं, जैसे ये मान लो कि यहां पर ये R डैश O, यहाँ पर बिल्कुल एजिटीज लिख रहा है OC डबल बॉन्ड OR, ऐसा केस है, इस पे लोन पेयर ये यहाँ से यहाँ पर डीलोकेलाइज होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे केस में अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन देखना चाहे तो यहाँ पर क्या होगा, O डबल बॉन्ड C O माइनस, यहाँ पर R है ना। इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पर पॉजिटिव आता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, इजीली निकल सकता है। तो जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर भाई ये हुई यहाँ पर सीधी सीधी बात कि ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोसेस की वजह से मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये ऑक्सीजन एक्चुअली मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो पीएच आएगा वो इसी पर क्यों अटैक कर रहा है, इस पर क्यों अटैक नहीं कर रहा। इस पर अटैक करने के बाद ये ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ऐसे केस में क्या होगा, देखिए CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा ना, डबल बॉन्ड बनते हैं, ये H प्लस इस ग्रुप के साथ निकलकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये पीएच यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर जुड़ी जाएगा, तो कार्बन से ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन पर ये पीएच आ गया। तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पर और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, ये पीएच यहाँ पर आ गया। तो कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मैकेनिज्म है। देखो ज्यादा लंबी चौड़ी लिखने का कोई मतलब नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है। एक बात यहाँ पर जरूर आपको याद रखनी, देखो यहाँ पर ये जो माइग्रेशन हुआ है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके साथ के साथ नोट कर सकते हो इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। यहाँ पर आप यहाँ पर एक बात देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो माइग्रेशन हो रहा है इस केस में ये जो पीएच है यहाँ पर, ये पीएच कार्बन से निकलकर ऑक्सीजन पर आ रहा है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट।
कार्बन टू, क्योंकि कार्बन से ग्रुप जा रहा है ऑक्सीजन पर, तो कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट बोलेंगे। और चूंकि ये पीएच विद इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक या एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है, अगर मान लो यहां पर कोई भी किरेल सेंटर होता, अभी तो नॉर्मल पीएच लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहां पर कोई किरेल सेंटर होता तो भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता, मतलब एजीटी जो माइग्रेट करता, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। सीधी सीधी बात है, अगर मान लो कोई केस इस तरह से दे रखा है, कोई भी केस जैसे इस तरह से दे रखा है, मान लो यहां पर ऐसे आपको दे दिया ये, यहाँ पर वेज पर ये CH3, यहाँ पर CD3 और डैश पर जैसे H। अब आपने पर एसिड से रिएक्शन कराए, जैसे यहाँ पर अपन ले लिया ये RCO3H, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होगा, है ना। अब बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट हुई, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसकी स्टीरियो में कोई परिवर्तन नहीं करना, विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये एजिटीज रहेगा भाई, ये ऑक्सीजन, ये एजिटीज रहेगा CD3, यहाँ पर वेज पर CH3, डैश पर यहाँ पर H, है ना। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, फिर इससे ये कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होना, इसी को अपन बोलते हैं विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? रिटेंशन होगा, तो इसको लिख सकते हैं विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधी सीधी बात है, कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट है, एनाइनोट्रोपिक है, विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन का मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब इसमें आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्यों इंसर्ट किया? क्योंकि पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 से ज्यादा है। यहाँ पर इस केस में मैंने ऑक्सीजन को यहाँ इंसर्ट किया, यहाँ पर इंसर्ट क्यों किया? क्योंकि इधर वाले ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इधर वाले से ज्यादा है। तो आपको कैसे पता चलेगा किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है और किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये हमको अब यहाँ पर देखना है। तो देखो ध्यान देना, इसके लिए जो आपको मैं तरीका बताऊंगा आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है भाई, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा भाई एरिल ग्रुप, एरिल में पीएच आ गया, है ना। एरिल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एल्किल से ज्यादा होता है, एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी। दूसरी बात देखो, अगर मैं एरिल की बात करूं, यहाँ पर एरिल, तो एरिल ग्रुप में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे होता है? देखो, अगर किसी एरिल ग्रुप में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे OCH3 वगैरह, तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिंपल पीएच से ज्यादा होता है, सिंपल फेनिल ग्रुप से ज्यादा होता है। और सिंपल फेनिल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उस ग्रुप से ज्यादा है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप G जुड़ा हुआ है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर NO2। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, एरिल के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ने पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ने पर घट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा, एल्किल ग्रुप की अगर मैं बात करूं कि एल्किल के केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा, तो एल्किल के केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मेथिल, ये होता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो इसमें साइक्लोहेक्सिल जो होता है, ये साइक्लोहेक्सिल, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिंपल 2 डिग्री के कंपैरिजन में ज्यादा होता है ना। ये भी 2 डिग्री हो गया, ये 2 से जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री हो गया, 2 से जुड़ा है, इसका इससे ज्यादा होता है। और 1 डिग्री की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर जो बेंजाइलिक ग्रुप होता है, ये इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सिंपल एल्किल से ज्यादा होता है, सिंपल 1 डिग्री से। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अच्छे से आपको याद रखना है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं बेयर विल्गर का, इसके बाद अपन उन जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर अपन सोल्व करके देखने वाले। अब आगे यहाँ पर चलते आगे, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, देखो समझना है यहाँ पर, समझना आपको और क्या ध्यान रखना है। कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन वर्सेस इपॉक्सीडेशन, वर्सेस इपॉक्सीडेशन, ये कंडीशन भी बनती है कई बार ये कंडीशन भी आपको देखने को मिलती। तो एक बात समझने की कोशिश करना, जैसे मान के चलना कि कोई डबल बॉन्ड है, अब आपने कोई भी पर एसिड ले लिया, जैसे मान लो MCPBA ले लिया, तो ऐसे केस में केवल डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में तो आपको सोचना ही नहीं, केवल इपॉक्सीडेशन करवाना है, कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर कोई कीटोन है तो यहाँ पर भी
MCPB आपने लिया, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पता है कि यहां पर क्या होना है, यहां पर बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन होना है, यहां पर बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन हो। तो पहले वाले केस में इपॉक्सीडेशन हो गया, दूसरे में बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि यहां पर दो अलग अलग कंपाउंड है, ये एल्कीन है, ये जो होता है पर एसिड एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करता है, यहां पर बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन करता है। अब समस्या क्या है, अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो और ये भी हो कार्बोनिल, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो, अगर एक ही कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड भी दिख गया और एक ही कंपाउंड में आपको कार्बोनिल भी दिख गया, तो फिर कंडीशन ये बनती है कि आप वहां पर इपॉक्सीडेशन कराओगे या बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन कराओगे, है ना। तो देखो, इसी को मैं यहां पर बताने वाला हूं। देखो, ये तो इपॉक्सीडेशन है ना, और ये बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। अब देखो आपको करना क्या है। अगर मान लो एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और एक ही कंपाउंड में कार्बोनिल है, ऐसे केस में आपको किन बातों का ध्यान रखना। अगर नॉर्मल डबल बॉन्ड है, अब क्या होगा अभी समझा दूंगा। नॉर्मल डबल बॉन्ड है, नॉर्मल डबल बॉन्ड है एंड कार्बोनिल, नॉर्मल डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल है, तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ना। और एक तो केस ये बना, और एक केस बना कि डबल बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल है, एंड कार्बोनिल है। तो देखो, अगर ये दो केस है कि नॉर्मल डबल बॉन्ड है उसके साथ कार्बोनिल है, नॉर्मल डबल बॉन्ड मतलब उसमें सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है, सिंपल डबल बॉन्ड, और साथ में कार्बोनिल भी है, कार्बोनिल है ना। या फिर ऐसा डबल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े हैं और साथ में कार्बोनिल है, तो ऐसे केस में बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन डोमिनेंट होता है, मतलब बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन डोमिनेंट होता है किस पर, इपॉक्सीडेशन पर। दूसरा केस यहां पर बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड, और साथ में कार्बोनिल है, साथ में कार्बोनिल है, तो ऐसे केस में इपॉक्सीडेशन डोमिनेंट होता है किस पर, बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन पर। ये बात आपको ध्यान रखने, भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक आपकी समझ में आ जाएगी, है ना। ये आपको यहां पर ध्यान रखने, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज करो कि ये यहां पर हमने केस लिया इस तरह से कुछ भी, ठीक है। अब इसमें ये कार्बोनिल है और यहां पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये नॉर्मल डबल बॉन्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप कुछ भी नहीं जुड़े हैं, सिंपल डबल बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और ये कार्बोनिल है, तो नॉर्मल डबल बॉन्ड कार्बोनिल का केस है, पर एसिड से रिएक्शन कराओगे बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन होगा। तो जाहिर सी बात है, यहां पर जब आप बेयर-विल्गर, आप यहां पर एसिड लोगे MCPBA, तो ऐसे केस में आपको बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन यहां पर करना पड़ेगा। और बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन कराओगे तो देखो, ऑक्सीजन आपको इस जगह इंसर्ट करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे इधर क्यों नहीं किया इंसर्ट, भाई डबल बॉन्ड के या तो इधर कर सकते, इधर कर सकते। तो देखो, आपको पता होगा, चल रहा होगा कि ये 3 डिग्री है और जबकि ये 2 डिग्री है। आपको पता है कि 3 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड 2 डिग्री से ज्यादा होता है ना। तो 3 का 2 डिग्री से ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन किधर इंसर्ट होगा, जिधर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो ऐसे केस में यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअली ये बनने वाला है, ये प्रोडक्ट यहां पर बनने वाला है, ये यहां पर बनने वाला है। अब लेकिन सपोज करो ये इक्वेशन इस तरह से है, यहां पर ऐसे, क्लियर, ये डबल बॉन्ड और यहां पर ये। अब आपने यहां पर जैसे मान लो कि CH3 जोड़ रखा, यहां पर आपने जैसे CH3 जोड़ दिया ये। अब CH3 क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड और कार्बोनिल आ गया, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इपॉक्सीडेशन करना पड़ेगा। मतलब यहां पर जब उसी पर एसिड से अपन रिएक्शन कराएंगे, जैसे MCPBA आपने ले लिया, MCPBA ये आपने ले लिया, तब यहां पर भाई इपॉक्सीडेशन होगा और यहां पर एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनेगा अब ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा यहां पर यहां पर CH3 क्लियर है। तो आई थिंक इसका मतलब समझ में आ गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब या इलेक्ट्रॉन रिच की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, तो फिर बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन ही होगा। तो आई थिंक ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक बात और समझने की कोशिश करना, अगर हम कभी ये यूज में ले, क्या देखो, इफ Me3SiO3 ये, तो ऐसे केस में आपको केवल बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन करना है, ओनली बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन।
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट अभी अपन ने पढ़े हैं, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, बस आपको इतना सा देखना है ना। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है भाई कि अगर कोई एल्डिहाइड है तो एसिड बन जाएगा, 1,2 डाइकीटोन है तो एनहाइड्राइड बन जाएगा 1,2 डाइकीटोन, और कीटोन हो तो सिंपल, साइक्लिक हो तो लैक्टोन, एसाइक्लिक हो तो एस्टर बन जाएगा, है ना। बाकी यहां से मैकेनिज्म वगैरह आपके समझ में आई गई होगी, कुछ भी इसमें नहीं है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर आपको रखना है। एरिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ता है, विड्राइंग होने पर घटता है। सिंपल एल्किल में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, ये वेरिएशन आपको याद रखना है। और अपन बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन वर्सेस हिपोक्सिडेशन की बात करें तो अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो और कार्बोनिल भी है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। देखो थ्योरी में और इसका केस हो तो ओनली बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन होगा। देखो थ्योरी में इसके अलावा और ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल इतना सा देख लो। और माइग्रेटिंग जब होता है, माइग्रेशन होता है तो विद रिटेंशन इन कन्फिगरेशन होता है। सीधी सीधी बात है, आपको कन्फिगरेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, आपको इसके अलावा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल अब आपको प्रैक्टिस पर जाना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर कराऊंगा, बाकी आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, सारे क्वेश्चन नेट गेट के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप सोल्व करके देख सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। तो चलिए अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है साहब, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, आप साथ के साथ वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करिए भाई, क्वेश्चन को पहले खुद को आपको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये 3 डिग्री है और ये तो सिंपल मेथिल है, और मेथिल के कंपैरिजन में 3 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। कुल मिलाकर ऑक्सीजन आपको यहाँ इंसर्ट करना है। अब ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट करोगे, है ना, तो देखो इसमें तो ऑक्सीजन इधर CH3 की तरफ इंसर्ट कर दिया गया काम से, इसमें तो स्टीरियो चेंज कर रखी गया काम से, है ना, इसमें भी इसमें ऑक्सीजन इधर इंसर्ट कर दिया, ऐसे ही गया। इसमें देखो ऑक्सीजन यहीं पर इंसर्ट कर रखी है, देखो आप ये, और इसकी स्टीरियो भी चेंज नहीं की, क्योंकि आपको पता है विद रिटेंशन इन कन्फिगरेशन होता है, स्टीरियो को आपको छेड़ना ही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन, अब इसमें एक्चुअली क्या है, कुछ स्टेरिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट भी काम करेगा। देखो समझना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करना। आपको पता है ये 4 डिग्री हो गया, इधर 1 2 3 और 4, है ना, और इसकी बात करें तो 3 डिग्री हो गया, सॉरी यहाँ पर ये 2 डिग्री। अब ऑक्सीजन किधर इंसर्ट करेगा, देखो 3 डिग्री से भी 4 डिग्री और हाई है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट होगा, है ना। तो सबसे पहले तो देखो जो ए बनेगा ना उसमें ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट होगा, तो ऑक्सीजन यही इंसर्ट कर रखा है, ये हो सकता है ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट कर रखा है, ये हो गया। ऑक्सीजन इसमें अपोजिट साइड में देखो, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर CH2 यहाँ तो डायरेक्ट इससे जुड़ेगा ये, जबकि इसमें यहाँ CH2 आ गया, सॉरी इसमें ऑक्सीजन नीचे इंसर्ट कर रखा है, गया काम से, इसमें भी इधर गया काम से, 2 ऑप्शन तो कट गए हमारे। ऑक्सीजन यहां इंसर्ट करना है, इसमें अपोजिट साइड में जा रहा है। अब नेक्स्ट केस ये देखो, यहां पर देखो इस केस में एक्चुअली क्या है कि यहां पर ये स्टेरिक फैक्टर उत्पन्न करेगा, स्टेरिक फैक्टर। अब इस स्टेरिक फैक्टर की वजह से यहां पर कुल मिलाकर इस डबल बॉन्ड के यहां पर पास में ऑक्सीजन इंसर्ट चाहकर भी नहीं हो सकता, है ना, यहां पर इंसर्शन अब पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे केस में इसका इंसर्शन इस जगह पर आपको करना है। देखो इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्या होगा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर समझा एक्चुअली है क्या चीज, देखो ये ब्रिज हेडेड कंपाउंड है, आपको पता है इसे ब्रिज हेडेड कंपाउंड में ये जो बीच के दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन से एक ब्रिज बना हुआ है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन से एक ब्रिज जुड़ा हुआ है, और इस ब्रिज पर ऊपर की तरफ यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, ये और ये। तो ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज में एक मेथिल इधर जोड़ दिया, एक मेथिल इधर जोड़ दिया। अब इस मेथिल की वजह से क्या हो गया, ये फ्रंट साइड जो है ना वो कवर हो गए, दोनों तरफ मेथिल है, कवर हो गए। इसका सीधा सीधा मतलब है इस ब्रिज के पास में इधर या इधर, है ना, यहाँ पर अटैक करना आसान काम अब नहीं है, मतलब डायरेक्ट अब यहाँ पर अटैक नहीं होगा इस बॉन्ड पर या फिर इस बॉन्ड पर, इस पर तैसे भी नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन या तो यहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पर इंसर्ट होगा। अब यहाँ पर इंसर्ट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसने क्राउडिंग उत्पन्न कर दी। अच्छा आप सोचो कि ऊपर से नहीं हो सकता, नीचे से हो जाए,
लेकिन नीचे कैविटी आ रही, कैविटी का स्टेरिक इंटेंस बहुत ज्यादा होता है, कुल मिलाकर नीचे से भी अटैक नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में मजबूरी है, इस मजबूरी की वजह से ऑक्सीजन इधर इंसर्ट होगा। अब आपको इधर इंसर्ट करना है, दो ऑप्शन तो कट ही गया, तो देखो इधर इंसर्ट करना है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर इधर इंसर्ट कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है, इसमें तो CH2 आ गया, जबकि यहाँ CH2 नहीं आएगा बीच में, डायरेक्ट इससे ऑक्सीजन जुड़ेगा ये, सॉरी इसमें क्या कर रखा है, इधर इंसर्ट नहीं कर रखा, इधर कर रखा है, ठीक है। तो इधर तो इंसर्ट हुआ ही नहीं, तो यहाँ तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड आएगा, इधर ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, इसमें उल्टा कर रखा है काम, है ना। इसमें तो इसको ऊपर कर दिया, ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पर एक्चुअली ए ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या करना है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा, है ना। आपको स्टेरिक इंटेंस का ध्यान रखना है, एक बात जरूर समझना है कि देखो यहाँ पर जो करवाया ना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग किया हमने, अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, लेकिन यहाँ पर जो किया ना स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग किया है। तो ध्यान देना स्टेरिक फैक्टर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डोमिनेंट होता है ना। आपको स्टेरिक फैक्टर को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डोमिनेंट मानते हुए ही क्वेश्चन सोल्व करना। यहाँ पर इन दोनों CH3 से ऊपर की साइड कवर हो रही है और नीचे केविटी की वजह से स्टेरिक एंट्रेंस है, इसलिए इस बॉन्ड में इंसर्शन ऑक्सीजन का पॉसिबल ही नहीं होगा। अब इधर यहाँ इंसर्ट होगा, अदरवाइज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी ऑपोजिट साइड में इंसर्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रखा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डायरेक्शन। देखो ये ऑलरेडी नेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और इसको अपन यहाँ पर करके देखते हैं। देखो ध्यान देना यहाँ पर दो केस है भाई, एक तो बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन होगा इससे, दूसरा पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, आपको पता है ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो सीधी सीधी बात है ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट करना है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर आप इंसर्ट कर दो, उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर। तो देखो ये यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है ही सही, मेथिल यहाँ पर प्रेजेंट है ही सही, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन, उसके बाद ये हो गया, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हो भाई। तो देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, देखो एस्टर है ना, इलेक्ट्रॉन साइक्लिक एस्टर, इलेक्ट्रॉन मतलब एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो आप सीधी सीधी बात है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, इधर भी एल्कोहल बना दो और इसको भी एल्कोहल बना दो। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या होगा, ये मेथिल ग्रुप, देखो समझने की कोशिश करना, ये मेथिल ऊपर की तरफ, इसका मतलब जो OH बनेगा ना नीचे की तरफ होगा, मतलब OH यहाँ पर डैश पर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रिज ऊपर की तरफ, इसका मतलब यहाँ CH2OH जो बनेगा, क्योंकि एस्टर क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। तो ये जो CH2OH बनेगा ये भी किधर जाएगा, डैश पर। तो ये नीचे की तरफ आपको बनाना है, ये CH2OH ये डैश पर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो ये 5 मेंबर रिंग है, देखो ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 5 मेंबर रिंग अपन बना ले, कैसे भी कर लो, जैसे 1 2 3 ये 4 5 हो गया यहाँ पर। अब देखो समझना, यहाँ पर जैसे ये 1 नंबर पर अपन ने मेथिल जोड़ रखा है वेज पर, क्योंकि ये OH डैश पर, इसका मतलब मेथिल वेज पर होगा, OH डैश पर चला गया, है ना। 2 नंबर पर सिंपल CH2, 3 नंबर पर ये है और ये भी डैश पर है, तो कुल मिलाकर ये भी डैश पर होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इस तरह से होगा। अब इसको आप मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, OH यहाँ पर देख सकते हो, ये जो OH है और ये जो ग्रुप है सेम साइड में सिन पर है। तो देखो OH और ये तो अपोजिट दे रखा है यहाँ, तो ऐसे ही गया काम से। देखो ये OH और ये CH2OH ये सेम साइड में दे रखा है, मतलब एकदम सही है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो अपोजिट दे रखा है, यहाँ सेम दे रखा है, सही है। इस केस की बात करें तो इसमें तो CH2OH दे रखा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर तो केवल OH ही रहेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें भी CH2OH दे रखा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कुल मिलाकर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। देखो देखने में हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी। क्वेश्चन इजी क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर सिंपल सबसे पहले बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन से बन गया। आपको केवल माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देखोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ऑक्सीजन किधर इंसर्शन होगा। अब एस्टर बन गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है ना। तो इधर से भी एल्कोहल बन गया और इधर CH2OH इधर से भी एल्कोहल बन गया।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करके देखते हैं, यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, अच्छा वीडियो को पॉज करके भाई साथ के साथ जरूर सोल्व कर लो आप क्वेश्चन को ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ में हो। बाकी फिर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप सोल्व करके देखो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, अगर ढंग से आपने इसको पढ़ा तो। देखो द मेजर प्रोडक्ट M and N इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। इस केस की बात करें तो इसमें कार्बोनिल भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब कार्बोनिल और डबल बॉन्ड दोनों हैं तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन के चांस भी बनते हैं और ऐसे केस में बेयर-विल्गर के चांस भी बनते हैं। तो देखो अगर डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन होता है पर एसिड के प्रेजेंस में। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो ऐसे केस में MCPBA यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर एक्चुअली इसके बनने के चांस है, ये यहाँ पर बनने के चांस है, यहाँ पर ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन ये M होगा। क्लियर है यहां तक। अब इसकी बात करें तो इसके लिए स्पेशल लिखा है कि Me3SiOO SiMe3, ये स्पेशली डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में केवल और केवल बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन करता है ना। ये साथ में लुईस एसिड यहाँ पर लेते हैं बनते हैं बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन। तो कुल मिलाकर आपको ये पता है कि इधर ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो ऑक्सीजन किधर इंसर्ट होगा 3 डिग्री की तरफ, क्योंकि 3 डिग्री का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो अब देखो यहाँ पर समझना, ये M तो ये होगा, तो M 6 मेंबर रिंग नहीं होगी, M तो 5 मेंबर ही रहेगी, मतलब ये गया काम से। ये 6 मेंबर दे रखा है, मतलब ये गया काम से, है ना। और इसकी बात करते हैं 5 मेंबर दे रखी है, यही दे रखा है, मतलब ये M सही है और ये M हो सकता है, लेकिन ये N नहीं हो सकता, क्योंकि N के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट करनी है, और जैसे ऑक्सीजन इंसर्ट करोगे तो 5 की जगह 6 मेंबर रिंग हो जाएगी और यहाँ पर 6 मेंबर दे रखी है। आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड O और इसके बीच ऑक्सीजन इंसर्ट कर रखा है, बाकी सब कुछ सेम, जिसका मतलब ये सही है, बी ऑप्शन, ये डी भी यहाँ पर कट जाएगा। तो हम देख सकते, देखो क्वेश्चन तो और कितने भी लिए जा सकते हैं, मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा है कि अपन को एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बाकी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने सही ढंग से कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया तो सारे क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक अब बेयर-विल्गर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड सिंगल डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। फिर बता रहा हूं, चाहे CSIR नेट हो चाहे गेट हो, दोनों में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कुछ क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व करके देखिए। अभी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप प्रीवियस ईयर में आई हुई क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने एक्चुअली किस तरह से स्टडी करी, कहाँ पर आपके अंदर अभी कमी है। थैंक यू।